द हिंदू एडिटोरियल 2 मार्च। हम लोग एनालाइज करेंगे इस एडिटोरियल को इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग ग्रामर पॉइंट्स, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ। बिना समय गवाए शुरुआत कर देते हैं। स्किप नहीं करना है बीच में एक भी सेकंड, पूरा वीडियो देखना है। चलिए, हमारा पहला सेंटेंस है असेंबली इलेक्शंस इन आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड the union territory of Pondicherry will be taking place in changed circumstances। देखिए, हम गौर कर रहे हैं, यहाँ पर टेंस है will be taking place, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में जो चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव होंगे चेंज्ड सर्कमस्टांसेस में, यानी बदले हुए हालातों में। बदले हुए हालात को आप दो तरीके से ले सकते हैं, कोरोना का बदला हुआ हालात और देश के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन बहुत सारे आए हैं। देखिए, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज किया गया है। अगर हम इसके जगह फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर देते तो भी इक्वली करेक्ट होता और ये ज़्यादा फॉर्मल होता। ये तरीका थोड़ा इनफॉर्मल है और ये ज़्यादा फॉर्मल है कि असेंबली इलेक्शंस विल टेक प्लेस इन चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। असेंबली इलेक्शंस बदले हुए हालातों में होंगे। किन किन राज्यों की बात हो रही है? आसाम की, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु, केरला और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी की बात हो रही है। अगर अच्छे से देखें तो हमारा ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए है, और ये जो है इन चेंज सर्कमस्टांसेस प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों बोला? क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, पॉल्स विल बिगिन, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ऑन March 27 विद द रिजल्ट्स ऑन May 2। मतलब चुनाव शुरू होंगे 27 मार्च को और रिजल्ट्स होंगे 2 मई को। पॉलिटिक्स इन दीज रीजन्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, इसके लिए वर्ब आया है इज। याद रखिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं मगर अर्थ में सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो पॉलिटिक्स है इज़ नॉट द सेम, वैसा ही नहीं है एज इट वॉज 5 years ago, जैसा ये 5 साल पहले था। ये इट किसके लिए आया है? तो इट आया है पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स को रिपीट ना करें, इस नाउन को रिपीट ना करें, इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बीजेपीज अनरिलेंटिंग परस्यूट, अनरिलेंटिंग मतलब इनसेसेंट, नॉन स्टॉप, ठीक है। इनसेसेंट, इनसेसेंट का मतलब होता है लगातार। तो बीजेपी का जो सतत परस्यूट है, प्रयास है, अभियान है, क्या करने का? ऑफ इन्फ्लुएंस का। हैज अनसेटल्ड, देखिए हैज अनसेटल्ड इसमें वर्ब है और बीजेपीज अनरिलेंटिंग परस्यूट ऑफ इन्फ्लुएंस ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें परस्यूट मेन रूप से सब्जेक्ट माना जाएगा। परस्यूट किस चीज का? इन्फ्लुएंस का। मतलब वहां प्रभाव जमाने का जो प्रयास है बीजेपी का, लगातार प्रयास है, उसने अनसेटल करके रख दिया, बदल के रख दिया है किस चीज को? कन्वेंशनल कैलकुलेशंस को। हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए, हैज अनसेटल्ड वर्ब है, कन्वेंशनल कैलकुलेशंस ये ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, और द बीजेपीज अनरिलेंटिंग परसुएट ऑफ इन्फ्लुएंस ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। बीजेपी के अनरिलेंटिंग परस्यूट किस चीज का? इन्फ्लुएंस का। मतलब वहां जो प्रभाव जमाने का प्रयास है बीजेपी का, सतत प्रयास है, उसने बदल कर रख दिया, अनसेटल करके रख दिया है कन्वेंशनल कैलकुलेशंस को। मतलब जितने भी चुनाव के महारथी थे, वो जितना भी अंदाजा लगाते थे चुनाव के बारे में, वो पूरा का पूरा बदल गया है। कहां पर? इन ऑल दीज एरियाज, ठीक है, इन सभी एरियाज में। कौन से भी एरियाज? जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने केरला, आसाम, पौंडीचेरी के बारे में बात की, उन सभी क्षेत्रों में। और इन सभी एरियाज के बारे में बताया जा रहा है कि दैट आर आउटसाइड द कोर ऑफ द पार्टीज ट्रेडिशनल कैचमेंट एरिया। ये सब जो एरिया हैं, आसाम है, पीछे के स्लाइड पे एक बार चलिए ना, पता चल जाएगा फर्स्ट स्लाइड पे कि आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी जो था, ये सबको बीजेपी का कैचमेंट एरिया नहीं माना जाता है। बीजेपी के कैचमेंट एरिया के कोर से बाहर है।
कैचमेंट एरिया किसको कहते हैं? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहां पर मतदाता उसके फेवर, उस पार्टी के फेवर में दिलो जान से फिदा होते हैं और उस एरिया और उस पॉपुलेशन के आधार पे उस राज्य या उस पूरे क्या कर सकते हैं कंस्टिट्यूएंसी, दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है अपने उस गढ़ के द्वारा, या कह सकते उस पार्टी का गढ़ है। सरल भाषा में कहें तो उस पार्टी का गढ़ नहीं था ये सब एरिया, ये सब उसके गढ़ से बाहर था। जो ट्रेडिशनल गढ़ होता है बीजेपी का, उससे बाहर था। ठीक है, और इसमें लोगों का जो कन्वेंशनल कैलकुलेशन होता था कि बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन बीजेपी के जो अनरिलेंटिंग परस्यूट ऑफ इन्फ्लुएंस है इसने बदल के रख दिया है, हैज अनसेटल्ड बदल के रख दिया है सभी कन्वेंशनल कैलकुलेशंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 2016 ऑफ द 824 सीट्स इन द फ्रे मतलब कॉन्टेस्ट का मतलब इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट हो रहा ना उसकी बात हो रही है। 2016 में 824 सीटों का जो चुनाव हुआ था, बीजेपी had won only 64। बीजेपी सिर्फ 64 सीट जीती थी, लेकिन इट है बीजेपी के लिए। ठीक है ना, बीजेपी सामने आई रूलिंग पार्टी के रूप में आसाम में। भयानक बात है, मात्र 64 सीट जीता 824 में और रूलिंग पार्टी बन के आसाम में आ गया सामने। मतलब बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स खेला बीजेपी ने। इट होप्स, इट मतलब बीजेपी, ठीक है, बीजेपी को उम्मीद है टू रिटेन पावर, कि वो पावर में बनी रहेगी आसाम में, एंड विन और जीत लेगी वेस्ट बंगाल को। बिसाइड्स एक्सपैंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु और केरला में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के अलावे वेस्ट बंगाल को जीतेगी और आसाम में पावर में बनी रहेगी। रिटेन पावर मतलब सत्ता में बनी रहेगी, बीजेपी को ऐसा उम्मीद है। देखिए, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हाईलाइट करना चाहते हैं आप लोगों को कि होप वर्ब के बाद 2+V1 हम लोग यूज करते हैं। हम लोग चाहते तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे, इट होप्स दैट क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, इट विल विन या इट विल रिटेन पावर, इट मतलब बीजेपी will retain power in Assam and win West Bengal, ठीक है, besides expanding its influence in Tamil Nadu and केरला। मतलब क्या कि हम लोग जैसे 2+V1 यूज कर सकते हैं होप के बाद, उसी तरह से हम लोग होप के बाद दैट क्लाउज भी यूज कर सकते हैं, और दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। होप के बाद यदि 2+V1 आए या दैट क्लाउज आए, वो सब फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि होप तो फ्यूचर के बारे में ही होता है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। In 2016, the BJP had won only 3 seats। 2016 में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी। देखिए, इन 2016 यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एकदम फॉर्मली यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वॉन। हमने आपको बताया था क्लास में भी कि हम लोग जो इंडिया के लोग हैं वो इंग्लिश को हिंदी के आधार पे बहुत बार लिख देते हैं। हमारा जो इंग्लिश चलता है वो हिंदी के आधार पे चलता है। तो हिंदी में क्या आता है कि 2016 में बीजेपी ने जीता था, तो जीता था या जीत चुका था ऐसा बोल देते हैं। हिंदी में पास्ट परफेक्ट जैसा लगता है, इसलिए हम लोग हेड वन लगा देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इंग्लिश के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड सेंटेंस, क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं 2016 की। तो 2016 पास्ट टाइम हो गया, और पास्ट टाइम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ V2 यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। इन 2016 द बीजेपी वॉन ओनली 3 सीट्स इन वेस्ट बंगाल। बात समझ में आई? 2016 में सिर्फ 3 सीट जीता था वेस्ट बंगाल में बीजेपी, बट इट्स राइज वाज ड्रामेटिक। लेकिन इसका जो उत्थान था, राइज था, जो प्रगति थी, वो ड्रामेटिक था, जबरदस्त था, अभूतपूर्व था। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन,
लोकसभा इलेक्शन 2019 में। अब देखिए थोड़ा हद तक हम इसको यहाँ पर आगे बढ़ने पर इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि 2016 की बात करा, 2019 की बात करा, अभी चल रहा है 2021, तो 2021 से 2019 यदि पास्ट है तो 2016 पास्ट का पास्ट हो गया, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट है। तो फिर दो अलग अलग सेंटेंसेस में तोड़ के दो बार पास्ट इंडेफिनिट लिखना ज्यादा सही होता, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टाइम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन लोकसभा इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जो राइज था ड्रामेटिक था 2019 में, जबकि 2016 में इसने सिर्फ 3 सीट जीता था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और 2019 में 42 में से 18 सीट जीता और 40.64% वोट इसको मिले थे अकेले बीजेपी को। ये बहुत बड़ी बात होती है, इतना परसेंटेज ऑफ वोट को कवर कर लेना। The BJP's performance in West Bengal will be the most eagerly watched aspect. बीजेपी का परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल में मोस्ट ईगरली वॉच्ड एस्पेक्ट होगा इन इलेक्शंस में। मोस्ट ईगरली वॉच्ड एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, एस्पेक्ट का मतलब तो समझते हैं पहलू होता है, ठीक है। ईगरली वॉच्ड एस्पेक्ट का मतलब ऐसा पहलू जिसको लोग उत्सुकता पूर्वक देखेंगे। अब मोस्ट ईगरली मतलब सबसे ज्यादा, मतलब वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी और आसाम का जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा देखा जाएगा वो पहलू कौन होगा? वेस्ट बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस, क्योंकि ममता दीदी से सीधे टक्कर है बीजेपी को और दोनों एक दूसरे के साथ एकदम भिड़ंत वाला खेल खेल रहे हैं इस इलेक्शन में। इसलिए ये मोस्ट ईगरली वॉच्ड एस्पेक्ट होगा, मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा ये जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उनका। आगे बढ़ते हैं। द सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम वोटर्स। जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ बोला गया कि बहुत मायने रखता उनका ताकत वेस्ट बंगाल में। इज ऑफ्टन साइटेड, उनको कहा जाता है अक्सर एज ए डेमोग्राफिक बैरियर, कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं एक बहुत बड़ी जनसंख्या के रूप में एक बहुत बड़ा बाधा है, रुकावट है। किसके लिए? हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी के लिए। कौन है हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी? किसको कहा जाता है जनरली? बीजेपी के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। बट कॉम्युनल पॉलिटिक्स वर्क्स बेस्ट इन एरियाज। लेकिन कॉम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है? हिंदू को लड़ा दो मुस्लिम से, मुस्लिम को लड़ा दो हिंदू से, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव पैदा करो। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है। कम्युनिटी के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वोट बटोरना, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे संप्रदाय के खिलाफ भड़काना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो कृपया मेरे इस लेसन को सिर्फ एक्सप्लेनेशन से समझें, बाकी और कोई दिमाग ना लगाएं। कम्युनल पॉलिटिक्स वर्क्स बेस्ट। कम्युनल पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, मतलब सबसे अच्छा ट्रिक है। कहां पर? वैसे एरियाज में जहां माइनॉरिटीज मोबिलाइज करते हैं सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस में, जहां बहुत अच्छे हिस्से में, बड़े संख्या में माइनॉरिटीज जो है असर डालते हैं। आसाम एंड केरला टू हैव माइनॉरिटी पॉपुलेशंस। आसाम में भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, केरला में भी है। दैट आर फॉर्मिडेबल इन इलेक्शंस। जो इलेक्शंस में फॉर्मिडेबल है, मतलब उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं इलेक्शंस में। एंड देयर आर प्लॉजिबल कॉम्बिनेशंस, और ऐसे प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं दैट कुड वर्क टू द बीजेपीज एडवांटेज, जो बीजेपी के फायदे में जा सकते हैं। हम बोलते हैं दिस विल वर्क टू योर एडवांटेज, मतलब ये चीज तुम्हारे हक में जाएगा, तुम्हारे फायदे में जाएगा। ये वाला पैटर्न याद रखो, दिस विल वर्क टू योर एडवांटेज। ये वाला चीज काम करेगा तुम्हारे एडवांटेज में, मतलब तुम्हारे हक में जाएगा, तुम्हारे फायदे में जाएगा, ठीक है। दिस वेंट टू हिज एडवांटेज, इससे उसको फायदा मिल गया इस काम से। आगे बढ़ते हैं। इन आसाम द बीजेपी ट्विन एजेंडा। बीजेपी का दो एजेंडा चल रहा है। कौन कौन सा? एक सीएए और एक एनआरसी। इज ए डबल एजेड स्वॉर्ड। ये दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार मतलब दोनों तरफ से काट देगा। एंड देयर इलेक्टोरल पोटेंसी विल बी ऑन टेस्ट। और इनका जो सीएए है और एनआरसी है, इनका इलेक्टोरल पोटेंसी क्या है? मतलब कि इन दोनों जो बीजेपी के एजेंडा चलाए हुए हैं, इसका मतदान पर क्या असर पड़ता है, ये आसाम के इलेक्शन में इसकी जांच हो जाएगी। आगे बढ़े।
व्हाट विल मैटर मोस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट विल मैटर मोस्ट, एकदम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, द लेवल ऑफ डिसएन्चेंटमेंट विद द रूलिंग पार्टीज, कि जो वहां पर उन राज्यों में जो रूलिंग पार्टीज हैं, सत्तारूढ़ दल हैं, उनके साथ लोगों का मोह कितना भंग हुआ है। डिसएन्चेंटमेंट का मतलब होता है मोह भंग। एंड द अल्टरनेटिव गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ऑन ऑफर। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि रूलिंग पार्टीज से जनता धीरे धीरे होती है नाखुश, उनसे डिसएन्चेंटमेंट आ जाता है, मोह भंग हो जाता है जनता का, क्योंकि जाहिर सी बात है रूलिंग पार्टीज जब भी सत्ता में कोई भी पार्टी होगी तो उनको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो हो सकता है जिससे जनता का मन में खुशी ना आए, ये बात एकदम तय है। ठीक है, तो ये जो जनता के मन में नाराजगी या असंतोष या डिसएन्चेंटमेंट, मोह भंग वाला बात होगा रूलिंग पार्टी से, वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा, सबसे ज्यादा मायने रखेगा। और अल्टरनेटिव गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म कितना ऑफर किया जा रहा है, मतलब जनता को उम्मीद की किरण, दूसरे विकल्प कितने नजर आ रहे हैं, इस पर भी निर्भर करेगा बीजेपी का परफॉर्मेंस। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस इन द डीएमके लेड अलायंस। जाहिर सी बात है डीएमके के द्वारा जो अलायंस बनाया गया कांग्रेस के साथ, जिसमें डीएमके लीड कर रही है, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब जितना उम्मीद किया जा रहा था उतना अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं रह गया। ये भी एक जो है एक योगदान दिया या भी रोल निभाया इन द कंसेक्यूटिव विक्ट्री फॉर द एआईडीएमके इन 2016। जो एआईएडीएमके है 2016 में उसका लगातार विजय हो गया दूसरी बार, ये भी एक कारण रहा, क्योंकि डीएमके के गठबंधन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस चुनाव में अच्छा नहीं रहा। हालांकि तमिलनाडु में ऐसी चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं, एआईडीएमके दोबारा जीत के आना इसका ये दुर्लभ काम है, दुर्लभ बात है, मतलब रेयर चीज है ये, एक तरह से समझिए। विद द पासिंग ऑफ जयललिता, पासिंग मतलब डेथ या डिमाइज कह सकते हैं, डेथ या डिमाइज, निधन कह सकते हैं। ठीक है, तो जयललिता और एम करुणानिधि के निधन के साथ ही द्रविडियन पॉलिटिक्स इज एट द क्रॉसरोड्स। द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है एक चौराहे पर आके खड़ा हो गया, एंड द बीजेपी इज लुकिंग फॉर एन ओपनिंग। और इस चौराहे पर आने से मतलब जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि अब न जयललिता रही न एम करुणानिधि रहे, दोनों बहुत बड़े चेहरे थे द्रविडियन पॉलिटिक्स के, उन दोनों के नहीं रहने से जनता थोड़ी भ्रमित है, और बीजेपी को लग रहा है कि वहां पर इनका सीट, बीजेपी का खाता खुल सकता है। इन केरला द एलडीएफ इज होपिंग टू रिटेन पावर। केरला में एलडीएफ उम्मीद कर रही है, अभी बताया था होप के बाद 2+V1, ठीक है, दैट क्लाउज भी लगा सकते थे, कि वो सत्ता में बनी रह जाएगी फॉर ए सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म, दूसरी बार लगातार, कंटिंजेंट ऑन ए स्लाइड ऑफ द कांग्रेस। बोलते कंटिंजेंट ऑन, तो इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्लाइड ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का जो स्लाइड हो रहा है, नीचे की ओर पतन हो रहा है, इस पर निर्भर करते हुए एलडीएफ को लग रहा है कि सत्ता में दूसरे बार वो बनी रह सकती है। कहां? केरला में। ठीक है, सच ए सिनेरियो वुड ऑल्सो मीन सिग्निफिकेंट गेन्स फॉर द बीजेपी। यदि इस तरह के हालात बनते हैं तो इसका भी मतलब यह निकलता है कि बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। किसको हो सकता है? बीजेपी के लिए। Across these places, इन सारे जगहों पर रीजनल पार्टीज आर इन जनरल ऑन द बैकफुट। क्षेत्रीय जो छोटे छोटे पार्टियां हैं वो पहले से बैकफुट पर है, मतलब वो उतना अपना जोर नहीं लगा रहे, वो हारा हुआ मान ली है खुद को कि हम लोग कहीं टिकेंगे नहीं इन सब में। इन आसाम द बीजेपी इज रिड्यूस्ड, बीजेपी घट गया है, टू इररिलेवेंस, इतना छोटे, सॉरी बीजेपी बोल रहे, एजीपी, गलती से मुंह से बीजेपी निकल गया, एजीपी इज रिड्यूस्ड टू इररिलेवेंस। यदि हम किसी के बारे में बोलते हैं कि ए इज रिड्यूस्ड टू इररिलेवेंस, मतलब उसका होना और ना होना बात बराबर हो गया। ठीक है, मतलब एजीपी है ना है, इससे कोई किसी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका महत्व इतना कम हो गया है, उसका वोट बैंक इतना कम हो गया है, लोग उसकी तरफ से ध्यान हटा चुके हैं। एंड न्यू आउटफिट्स विद ए नैरो फोकस हैव इमर्ज। न्यू आउटफिट्स मतलब छोटे छोटे पार्टियां, नई पार्टियां, छोटे छोटे पार्टियां नहीं, न्यू आउटफिट्स मतलब न्यू पार्टीज, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका फोकस बहुत नैरो है, छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, वो सामने आ चुकी हैं। एज चूंकि बीजेपी रेजेज इट्स स्टेक्स, बीजेपी ने ज्यादा दांव खेला। ठीक है, तो इसके साथ ही कंसर्न्स आर ऑलरेडी हाई, कंसर्न्स पहले भी बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़ चुके हैं? कि सेंटर माइट प्ले पार्टीशन रोल, कि पक्षपातपूर्ण रवैया केंद्र सरकार कर सकती है इन इलेक्शंस में। ठीक है,
माइट प्लस V1, माइट प्लस V1 मतलब कोई चीज की संभावना है, लेकिन इस संभावना मतलब मन में दुविधा के साथ बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल CM Mamata Banerjee has termed the phasing out of polls, phasing out of polls means conducting polls, चुनाव का संचालन in state into 8 segments, 8 सेगमेंट में बीजेपी चुनाव करवाए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। इसको CM ममता बनर्जी ने कहा है एक कॉन्स्पेरेसी टू अनसीट हर, कि उसको सत्ता से उतारने का, कुर्सी से उतारने का एक षड्यंत्र के रूप में कहा है कि जो वेस्ट बंगाल में 8 चरण में 8 सेगमेंट्स में जो फेजिंग आउट किया जा रहा है पोल्स को, चुनावों को जो संचालित किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र की तरह है ताकि मुझे सत्ता से हटाया जा सके। द इलेक्शन कमीशन मस्ट स्क्रपलसली प्ले इट्स रोल, स्क्रपलसली मतलब काफी सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। किसको? इलेक्शन कमीशन को। एज इम्पार्शल एम्पायर, उसी तरह से जैसे एक अपक्षपात वाला अंपायर क्रिकेट में होता है ना, जो किसी टीम का पक्षपात नहीं करता, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। देखिए यहां पर जो है ना, मस्ट आप देख रहे हैं, प्ले मतलब मस्ट प्लस V1 निभानी चाहिए, सिर्फ सलाह नहीं है, निभानी होगी, कंपल्सन बताया जा रहा है मस्ट प्लस V1 से। ठीक है, कि एकदम अवश्य विवेकपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका निभानी होगी इलेक्शन कमीशन को, जैसा कि एक इम्पार्शल अंपायर निभाता है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग साइंस, कुछ खराब संकेत भी मिल रहे हैं, दैट कॉम्युनल पोलराइजेशन कुड बी हायर, कि सांप्रदायिक जो क्या बोल सकते हैं, गुटबंदी है, वो ज्यादा हो सकता है। जाहिर सी बात है, होगा ही यार, पर्टिकुलरली इन असम, असम में एंड वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां माइनॉरिटीज जो है डोमिनेंट है, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनल पोलराइजेशन किया जाएगा तो वोट एक तरफ रुझान हो जाएगा एक कम्युनिटी का। देयर कुड बी सम डिफाइनिंग ट्रेंड्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस राउंड ऑफ इलेक्शंस, एक नया ट्रेंड सामने आने की उम्मीद की जा रही है। किससे? इस इलेक्शन से, विथ लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, जिसके जो कंसेक्वेंसेज होंगे बहुत लंबे, बहुत दिनों तक पड़ेंगे प्रभाव, इसका परिणाम पॉलिटिक्स के लिए इन द कंट्री, देश में। मतलब इसमें इन चुनावों के बाद जो ट्रेंड सेट होगा वो देश की राजनीति पर गहरा और लंबा असर डालेगा। आई होप कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको गौर करवाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपने सीखे होंगे, वर्ड्स भी सीखे होंगे। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स मिलते रहें और आप मिस न करें। थैंक यू वेरी मच।